हेलो बच्चों, प्रवीण दूसरी क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रवीण और आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में हम कक्षा 10 गणित के सब विषय विज्ञान के अर्धवार्षिक परीक्षा हार्परली एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जिसमें से हम आज केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, उनके सॉल्यूशन भी हम PDF के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप सीधे क्या कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर जाके भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप डायरेक्ट वीडियो के माध्यम से देखना चाहें तो वीडियो के माध्यम से भी आप चेक कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और बढ़ते हैं आगे। और इससे पहले हम कक्षा 10 गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो अपलोड कर चुके हैं। इस सीरीज़ में हम सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए सभी विषयों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हल करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे और जिससे आपका क्या अर्धवार्षिक परीक्षा में अच्छे मार्क्स आ सकें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो आपका पहला क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्या है। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, तो क्या करना है आपको, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखनी है यहाँ पर। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण, क्लियर है। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। क्लियर हो गया यहाँ पर, कोई डाउट तो नहीं किसी प्रकार का। तो उसमें देखिए क्या है, हाइड्रोजन की क्लोरीन के साथ, ठीक है, हाइड्रोजन की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, हाइड्रोजन की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। ये समीकरण का सॉल्यूशन भी दे रहेगा, H2 + Cl2 क्या बनेगा, 2HCl। संतुलित करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 लग जाएगा दोनों के साथ। ठीक है, HCl बनता है और 2 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये है। इसी प्रकार बेरियम क्लोराइड के एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ, तो क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन जितने भी हैं आपके, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए इनकी आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ये हर बार रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में और हार्परली पेपर इन्हीं से बनता है आपका। ठीक है, उसके बाद देखिए 2Na + 2H2O, मतलब सोडियम की जल के साथ Na + H2O, तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन NaOH बनेगा प्लस H2। उसको क्या करोगे, संतुलित कर लोगे। और अगर आपको समीकरण संतुलित करनी नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता दीजिए, उसकी भी हम एक अलग से वीडियो डिटेल में बना देंगे। ठीक है, बहुत ईजी वे में, जिससे आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेत के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। अवस्था के संकेत ये होते हैं, वैसे ये पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ तो इसलिए पढ़ दिया गया है। ठीक है, आपसे डायरेक्ट से समीकरण पूछता है, तो समीकरण देख लीजिए क्या है। मेन समीकरण है, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। ठीक है, अवक्षेप बनाते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये भी आता है कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, या अवक्षेप के लिए एक अभिक्रिया बताइए। तो आप ये बना सकते हैं क्या, बेरियम क्लोराइड की सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया, तो क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो बेरियम सल्फेट का क्या होगा, यहाँ पे अवक्षेप प्राप्त होता है। और अवक्षेप के लिए ये एरो का डाउन चिन्ह साइन रहता है। ठीक है, अवक्षेप का साइन क्या रहेगा, नीचे रहेगा डाउन ऐसा करके। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जल का विलयन, जल में मतलब जलीय विलयन हुआ। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड और का विलयन तथा जल बनाते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड और H2O। ठीक है, सोडियम क्लोराइड क्या है, साधारण नमक, ये ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ लेता नाम कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, या NaCl का प्रचलित नाम क्या है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक, और एक क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए जाता है। ठीक है, सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है, किस तरह किया जाता है, आप लोगों ने पढ़ रखा है क्या, चूने का। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड से कहते हैं, बिना बुझा चूना। ठीक है, पदार्थ X का नाम और उसका सूत्र, तो पदार्थ X का नाम क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम शुष्क चूना भी कहते हैं या अनबुझा चूना भी कहते हैं। ठीक है, बिना बुझा चूना भी कहते हैं। इसका सूत्र क्या है, इसका सूत्र है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। तो यहाँ तक समझ में आ चुका है आपको। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, इसमें सेकंड पार्ट में ऊपर एक में लिखे पदार्थ की जल के साथ अभिक्रिया। अब जल के साथ अभिक्रिया करनी है, तो जल के साथ अभिक्रिया करनी मतलब CaO + H2O क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। ठीक है,
और क्या होगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी इसमें, ठीक नहीं, कुछ इसमें ऊष्मा निकलती है, ये ऊष्मा निकलेगी इसमें, ठीक है, या यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊष्मा हो जाएगी, ठीक है। जब भी आप बिना बुझे चूने को पानी डालोगे तो उसमें क्या निकलती है, भाप निकलती है, बुलबुले उठने लगते हैं ना, तो वो है ये। और जो ये हम PDF बता रहे हैं इसमें आपके सभी बोर्ड कवर हो जाएंगे, उत्तराखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और आपका झारखंड, राजस्थान और हरियाणा बोर्ड, इन सभी बोर्ड के बच्चों के लिए यह PDF बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो उत्तर दिया हुआ है, देखिए, ठीक है। लोहे की कील को कॉपर सल्फेट विलयन में डाला जाता है तो क्या होता है, कॉपर सल्फेट विलयन का नीला रंग परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। जो नीला रंग है वो परिवर्तित हो जाता है क्योंकि आयरन का स्थान सक्रियता श्रेणी में कॉपर से ऊपर है, ठीक है। आयरन लोहे का स्थान क्या है, सक्रियता श्रेणी में कॉपर से ऊपर है, तथा यह कॉपर को उसके जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है तथा आयरन सल्फेट बन जाता है। जिसका रंग क्या होता है, हरा होता है। पहले नीला होता है, नीले से क्या होता है, नीले रंग से हरा हो जाता है। कब, जब हम क्या करते हैं, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट विलयन में डालते हैं। कॉपर सल्फेट का रंग क्या है, नीला है, और जब आयरन सल्फेट बनता है तो क्या बन जाएगा, हरा रंग हो जाएगा उसका, ठीक है। फलस्वरूप विलयन का रंग परिवर्तित हो जाता है। क्लियर हो गया? तो ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है आपके एग्जाम्स में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रियाकलाप 1.0 से भिन्न द्विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण दिए। एक द्विस्थापन अभिक्रिया बतानी है। देखो क्या है, सिल्वर नाइट्रेट विलयन की क्या करोगे, सोडियम क्लोराइड विस्थापन के, द्विस्थापन का है जिसमें दोनों तरफ से विस्थापन हो, ठीक है। दोनों तत्वों के आयनों, दोनों यौगिकों के आयनों का आदान प्रदान हो, आपस में एक्सचेंज करें, तो क्या हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट की सोडियम क्लोराइड से अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनेगा, ठीक है। तो हमने ये अभिक्रिया आपको दे रखी है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है, अच्छे से पढ़ सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं, देखिए कक्षा 8, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में उपचयी तथा अपचयी पदार्थों की पहचान कीजिए। तो सोडियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया करी जाए तो Na2 बन रहा है। उपचयन और अपचयन आपने पढ़ रखा है, ठीक है। नीचे भी हमने परिभाषाएं दे रखी हैं, अगर आपको पता नहीं है तो वो भी आप चेक कर सकते हो। तो उपचयन क्या हो रहा है, देखो सोडियम उपचयित हो रहा है, क्यों, क्योंकि उसके ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जोड़ रही है, ठीक है, Na2O हो रहा है ना, तो क्या ऑक्सीजन उसके साथ जोड़ रही है तो क्या उपचयित हो रहा है। उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ती है, ठीक है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन जुड़ती है, इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि है, ऑक्सीजन जुड़ेगी, ठीक है, उपचयन कहलाएगा। और यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है और जल के साथ है, तो कॉपर से ऑक्सीजन हट रही है तो क्या हो रहा है, कॉपर के साथ कॉपर तो अपचयित हो रहा है, और हाइड्रोजन के साथ क्या कहते हैं, ऑक्सीजन मिली तो ये हाइड्रोजन क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। इसी प्रकार यहाँ पे देखो O2 क्या हो रही है, इसमें मिली थी सोडियम में, तो यहाँ पे O2 क्या हो रही, अपचयित हो रही है, ठीक हो गया। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे PDF में। PDF में देखिए, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। संतुलित रासायनिक समीकरण आपको हमने बता दिए कैसे करनी है करके, तो आपने ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर नेक्स्ट प्रश्न है कि आपका देखो, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया का में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन भी आपका अधिकांश बार पूछ लेता है पेपरों में, ठीक है। उदाहरण दीजिए। तो क्या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसकी अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। इससे पहले भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बुझे हुए चूने की जल के साथ अभिक्रिया बताई थी, तो उसमें क्या हो रही है, ऊष्मा उत्पन्न हो रही थी, ठीक है। तो वो भी क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ये परिभाषा हो गई आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की, ठीक है। अब यहाँ नीचे उदाहरण दिया, हाइड्रोजन की नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनता है, अमोनिया बनता है और ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है। कितने किलो कैलोरी ऊष्मा निकल ली, 24.3, ठीक है, 24.3 किलो कैलोरी ऊष्मा निकल ली कब, नाइट्रोजन की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करने पर, और बनता क्या है, अमोनिया NH3, ये ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया, और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। और उम्मीद है मुझे आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, ताकि आगे भी ऐसी बेहतरीन वीडियो आपको मिलती रहे, जिससे आप क्या कर सकें, अपने एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर कर सकें। और अगर अभी तक नहीं कर पाए हैं तो ज़्यादा दूर नहीं, आपके सामने स्क्रीन में दिया हुआ है सब्सक्राइब बटन, तो बटन को दबा दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए साथ में, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथ में। देखिए उसके बाद कार्बन से
दूसरा उदाहरण, एक उदाहरण तो हमने दिया था हाइड्रोजन की नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। दूसरा उदाहरण हमारा है कार्बन के वायु में जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और उसमें निकलती है। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, CO2 बनती है, ठीक है, और ऊष्मा निकलती है। कार्बन प्लस O2 क्या बनेगा, CO2, ठीक है। और क्या होगा, कितने कैलोरी ऊर्जा निकलती है, 98.31 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है, ठीक हो गया। अगर आपको ये वैल्यू याद नहीं भी रहती है कक्षा 10 में तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे ऊर्जा भी लिख देंगे, ऊष्मा लिख देंगे तो चल जाएगा, ठीक है। ऊर्जा क्लियर है, ऊष्मा ये देखिए ऊष्मा निकल ली तो ऊष्मा लिख देंगे आप, इतना जरूरी नहीं कि आपको पूरी वैल्यू पुट करनी है तो भी चल जाएगा काम। C+O2 = CO2 प्लस ऊष्मा, तो ऐसे करके भी आप समीकरण को लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया पढ़ लेते हैं एक बार। क्या है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें रासायनिक अभिक्रिया की प्रगति में कुछ ऊष्मा का अवशोषण होता है। मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने में क्या होता है, ऊष्मा लगती है, वहाँ ऊष्मा उत्पन्न होती है, यहाँ ऊष्मा का शोषण हो रहा था, ठीक है, ऊष्मा की जरूरत होती है, तो उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने में क्या बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और 45 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, निकलती नहीं है, माइनस है, देखिए यहाँ पर ये माइनस का साइन है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, माइनस का साइन, इसका मतलब ऊर्जा प्रयोग हो रही यहाँ पर ऊष्मा, तो क्या होगा N2 + O2 क्या बनेगा, NO 2NO हो जाएगा, संतुलित करेंगे तो, ठीक है। और क्या होगा यहाँ पे ऊर्जा माइनस ऊष्मा भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, और NO का नाम क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में, दूसरा उदाहरण देखिए इसका। दूसरा उदाहरण है हाइड्रोजन और आयोडीन के संयोग से हाइड्रोजन आयोडाइड का बनना भी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। देखो हाइड्रोजन की आयोडीन से, हाइड्रोजन H2 आयोडीन I2, ठीक है, क्या बनेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड HI माइनस क्या कर देंगे, ऊष्मा। देखो अभी तो बताया था सेम इसी प्रकार, अगर आप इस प्रकार भी लिखते हैं तो आपको नंबर पूरे मिल जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। 2HI संतुलित करेंगे तो, ठीक है। चलिए उत्पाद क्या है यहाँ पर, देखो अभिकारक का उत्पाद क्या होता है, कई बार पूछ लेता क्वेश्चन, अभिकारक क्या होता है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं, और अभिक्रिया के बाद प्राप्त जो पदार्थ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उत्पाद। ये उत्पाद हैं आपके, ठीक है, ये उत्पाद हैं, और ये क्या है, N2 + O2 क्या है, अभिकारक है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, एक ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न नंबर 10, श्वसन को ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस प्रक्रिया में श्वसित की गई ऑक्सीजन भोजन के पाचन से प्राप्त ग्लूकोज से संयुक्त होकर क्या करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। यह ऊर्जा क्या ATP में संचित रहती है, ATP में, ठीक है। ATP का पूरा नाम क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं इसे, ठीक है। बायो में पढ़ेंगे आप इसके बारे में विस्तार में, ठीक है, तो वहाँ बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में, क्या है करके, कैसे होती है अभिक्रियाएँ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, एक भूरे रंग के चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कॉपर, कॉपर को गर्म करने पे क्या होता है, काले रंग का यौगिक कॉपर ऑक्साइड होगा, ठीक है। X तत्व क्या होगा, वायु की उपस्थिति में, कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो वो क्या करेगा, काले रंग का हो जाएगा। काले रंग का यौगिक क्या कहलाएगा, कॉपर ऑक्साइड कहलाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखिए क्या है, लोहे की वस्तु को हमें पेंट करते हैं, लोहे की वस्तु को हम पेंट करते क्यों करते हैं, क्योंकि वह लोहा की वस्तु वायु की ऑक्सीजन नमी के संचारित होकर, ठीक है, संचारित हो जाती है, अर्थात इन पर जंग लग जाता है, ठीक है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे की वस्तुओं पर क्या करते हैं, हम पेंट करते हैं। तो लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, क्योंकि लोहे की वस्तुओं पे जंग लगता है, संचारित होती हैं, वायु और नमी के संपर्क में आती है, इसलिए इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उन पर पेंट करते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार रिपीट होते हैं आपके हाफरली और एनुअल एग्जाम्स में, ठीक है। तो आप जितने किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, आप ये क्वेश्चन जरूर रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आपके केमिस्ट्री के फुल मार्क्स कंप्लीट हैं कक्षा 10 में, ठीक है। चाहे वो आपका पेपर हाफरली हो चाहे वो एनुअल हो, ये क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने आपको PDF के तौर पे दे दिए हैं, आप इजीली यहाँ से पढ़ के अपना स्कोर अच्छा कर सकते हैं हाफरली एग्जाम्स में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों करते हैं, ये तो हो चुका है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? क्यों? क्योंकि क्या होता है, तेल और वसायुक्त भोज्य पदार्थ के उपचयन से बचाव के लिए, मतलब क्या करते हैं, ऑक्सीजन और नमी, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या होता है, उपचयित हो जाते हैं ना, तो उनसे बचाव के लिए इनमें क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस प्रभावित की जाती है, जिससे ये डायरेक्ट ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए और तेल और वसा का उपचयन होने में ये विकृत गंधी हो जाती है। जब तेल और वसा युक्त भोज्य पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, ये विकृत गंधी हो जाती है, इनकी गंध और स्वाद क्या होते हैं, बिगड़ जाते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है, इनके गंध और स्वाद क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। इससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं, ऑक्सीजन डायरेक्ट संपर्क में ना आए। ठीक हो गया, बढ़ते हैं आगे और लंबे समय तक ये टिक सकें। ठीक है, चलिए आगे देखिए नंबर नेक्स्ट, निम्न पदों का वर्णन कीजिए और प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या है, देखो, संक्षारण और विकृत गंधी। संक्षारण किसे कहते हैं ये बताया था, जब किसी धातु की सतह पर वायु जल, ठीक है, वायु जल अथवा अपने चारों ओर की उपस्थित किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके क्या होता है, वह संचारित कही जाती है, अभिक्रमित हो जाता है, अभिक्रिया करता है, तो उस घटना को कहते हैं संक्षारण, कहते हैं संचारित। ठीक है, इस प्रकार जंग लगना क्या, तो यह प्रभाव क्या कहलाएगा, संक्षारण कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका उदाहरण नीचे दिया हुआ, देखो, लोहे पे जंग लगना क्या होता है, मुख्यतः जलीय आयरन, मतलब Fe2O3 इंटू XH2O, ठीक है, होता है संक्षारण, लोहे की वस्तुओं की संरचना को दुर्बल कर देता है। ठीक है, उनकी जो संरचना है उसको क्या करता है, दुर्बल करता है। लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है, क्योंकि प्रतिवर्ष बहुत सा धन संचारित लोहे को शुद्ध लोहे में बदलने में व्यय किया जाता है। ठीक है, तो आपका ये हो गया और उसका उदाहरण आपने ये लिख दिया है। ठीक है, आगे है विकृत गंधिता क्या है। विकृत गंधिता क्या है, देखो, विकृत गंधिता भी हमने पढ़ लिया है। जब वसा और तेल उपचयित होते हैं, वसा और तेल उपचयित हो जाते हैं तो ये विकृत गंधी हो जाते हैं। इनकी गंधा स्वाद परिवर्तित हो जाता है। वस्तुओं को वसाओं और तेलों का उपचयन प्रतिऑक्सीकारक मिलाकर अथवा भोज्य पदार्थों, ऑक्सीकारक क्या है, नाइट्रोजन आपका प्रतिऑक्सीकारक है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या होगा, प्रतिऑक्सीकारक हो जाएगा, तथा भोज्य पदार्थों को निर्वातित पात्रों में रखकर अथवा इन्हें नाइट्रोजन में प्रवाहित करके, देखो लिखा है ना, रोका जा सकता है। तो उदाहरण दिया हुआ है, आलू के चिप्स के थैलों में नाइट्रोजन प्रवाहित करके इन्हें उपचयित होने से बचाया जा सकता है। क्योंकि आपने जब भी मार्केट से कोई भी चिप्स या किसी भी ऐसे नमकीन का पैकेट लिया होगा जो फ्राई करके बनते हैं, तो उनमें क्या होता है, गैस होती है ज़्यादातर। ठीक है, वो क्या होती है, नाइट्रोजन गैस ही होती है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि वो क्या हो, ख़राब ना हो, लंबे समय तक वो टिक सके, पैकेट ख़राब ना हो जल्दी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अभी तक मैं देख रहा हूँ आप में से कई लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो तो आप देख रहे हैं, वीडियो आपको पसंद भी आ रही है, ना ही लाइक करा है, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करा है। तो जल्दी से आप क्या करें, एक छोटा सा काम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। ठीक है, तो ये दिए हुए हैं, इनके आपने क्या करना है, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखनी है। क्लियर है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। संतुलित करना आपको आता है, और अगर नहीं आता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं मुझसे, मैं एक डिटेल वीडियो आपको बना दूंगा जिसमें आप आसानी से रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना सीखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखो, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। अब देखिए, रासायनिक समीकरण कुछ भी आ सकती, कहीं भी आ सकती, इतनी नहीं आती हैं, 2 या 3 आती हैं अलग अलग उसमें। ठीक है, बहुविकल्प में आ सकती है, एक नंबर में आ सकती है, बट क्या है कि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो रासायनिक समीकरण हैं वो मैंने आपको दे दिए, जो रिपीटेड होती है मैक्सिमम टाइम। ठीक है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, इनको प्रैक्टिस करते रहेंगे। प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपको अगर कोई चेंज भी होता है, चेंज नहीं होगा, कोई भी एक आध भी आता है तो आपके अच्छे नंबर बन जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपको आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और केमिस्ट्री के 3 पार्ट से लगभग 25 से 30 नंबर का आपका एग्जाम, हार्डली एग्जाम आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना, उस हिसाब से प्रैक्टिस करनी है। और जितना हमने बताया इसमें आपका केमिस्ट्री में फुल मार्क्स आ सकते हैं। इतना आपने अगर पढ़ लिया तो 100% मार्क्स आपके पक्के हैं यहाँ पर केमिस्ट्री के। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसके अलावा कक्षा 10 गणित की हमने जो वीडियो बना रखी है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को संतुलित रासायनिक समीकरण। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, संतुलित रासायनिक समीकरण में लिखना है क्या, जिंक की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, क्लोरीन की शुष्क बुझे चूने के साथ, कॉपर ऑक्साइड की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। ठीक है, तो ये इनके नीचे सॉल्यूशन दे रखे हैं, इनकी संतुलित रासायनिक समीकरण दे रखी है, आप यहाँ से कर सकते हैं देख कर। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिए और
अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए इन सभी को, ठीक है। साथ ही अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट आपकी क्या है, edushikharशिखर.com, ठीक है, edushikar.com के नाम से आपको वेबसाइट मिल जाएगी और आप वहाँ पे जाके क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं PDFs को। सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF आपको अवेलेबल है वहाँ पर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। ये भी समीकरण क्या है, संतुलित करने के लिए यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है और ये रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद अपचयोपचय अभिक्रिया क्या है, इसको रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं आपने, ठीक है। अपचयोपचय अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण से समझाइए, ठीक है। अर्थात उपचयन और अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया, देखिए मैंने कहा था रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं, तो ठीक है। तो दोनों में से एक, तो रेडॉक्स अभिक्रिया या अपचयोपचय कहते हैं, ठीक है। क्या होती है, जिसमें इसमें उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ हो अभिक्रिया में, वो क्या कहलाता है, अपचयोपचय या रेडॉक्स अभिक्रिया। मतलब देखिए ZNO की कार्बन के साथ अभिक्रिया है तो क्या होगा, वो कहाँ जुड़ जाएगा, कार्बन के साथ, तो क्या बनेगा, ZN अलग हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी, वो CO बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो ये हो गया। तो क्या देखिए क्या हो जाएगा, जिंक से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट रही है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे अपचयन हो रहा है जिंक का, और कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है तो कार्बन का क्या हो रहा है, उपचयन हो जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ देख लीजिए नीचे डिटेल में दिया, आप क्वेश्चन का आंसर पढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक समीकरण दीजिए। भाप के साथ लोहा, जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका, ठीक है। ये आपका यूपी, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान और हरियाणा बोर्ड में हर साल ही पूछता है, तो इसलिए आपने इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। कई बार घुमा के पूछ देता है, ठीक है, तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं लेनी है, भाषा बदल सकती है लेकिन क्या होगा, कॉन्सेप्ट सेम होगा। अगर भाप कह रहा है यहाँ पे क्या कह देगा, भाप की जगह जल भी कह सकता है, लोहे की जल के साथ या जल की लोहे के साथ, ठीक है, या जल वाष्प की लोहे के साथ, तो बात एक ही है। तो ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा। तो बढ़ते हैं आगे, इनके सॉल्यूशन ये हैं, सॉल्यूशन आप आराम से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं और सीख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप कैसे कहेंगे ये निम्नलिखित रासायनिक समीकरण संतुलित है। संतुलित क्या हो सकती है, कैसे होती है संतुलित समीकरण के लिए परिभाषा क्या है कि भैया जितने तत्व हमारे अभिकारक पक्ष में जितने तत्व हैं उनके परमाणु संख्या, ठीक है, और उत्पाद पक्ष में उपस्थित परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, तत्वों की बराबर होनी चाहिए। तो ये नीचे परिभाषा उत्तर दिया हुआ है, आप यहाँ से इसको भी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया, जल के विद्युत अपघटन में एक इलेक्ट्रोड पर एकत्रित गैस का आयतन दूसरे इलेक्ट्रोड पर एकत्रित गैस से दुगना क्यों होता है। तो इसका उत्तर दिया रखा है हमें क्या, द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार जब जल के दो अणु अपघटित होते हैं तो हाइड्रोजन गैस के दो अणु तथा ऑक्सीजन गैस का एक अणु उत्पन्न होता है। अतः उत्पन्न हुई हाइड्रोजन की मात्रा ऑक्सीजन की मात्रा से दुगनी होती है। अतः एक इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन गैस की मात्रा दुगनी होती है। ठीक हो गया, ये इसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोड पे क्या होता है, एक इलेक्ट्रोड पे क्या होंगे, दुगनी होगी, क्योंकि हाइड्रोजन के क्या है, दो परमाणु होते हैं और ऑक्सीजन का केवल एक परमाणु बराबर कर लेता है। ठीक है, तो इस वजह से तो ये लिखा हुआ है, इसकी परिभाषा को आपने, उसका अपचयन क्या है, अपचयन की परिभाषा लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। क्या, वह अभिक्रिया जिसमें एक रासायनिक स्पीसीज क्या करती है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करती है। ठीक है, या कोई तत्व रासायनिक स्पीसीज की जगह कोई वह अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व क्या करता है, तत्व या यौगिक क्या करता है, ऑक्सीजन प्राप्त करता है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। ठीक है, तो भी क्या कहलाते हैं, अपचयन कहलाते हैं। अपचयन की तो कई परिभाषाएं हो जाती हैं, यहाँ पे दो परिभाषा तो मेनली हैं। एक तो आपके इलेक्ट्रॉनों के कमी और वृद्धि के कारण है, दूसरा है ऑक्सीजन के योग और ह्रास के कारण। ऑक्सीजन जुड़ेगी तो और ऑक्सीजन हटेगी तो। ठीक है, तो जो आपको याद है वो आप अच्छे से नोट कर सकते हैं उसको। और अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता दीजिए, ताकि हम नई वीडियो इसी टॉपिक पर बनाकर आपको डिटेल में समझा सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर बताइए। विस्थापन अभिक्रिया को प्रतिस्थापन भी कहते हैं और इसे द्विविस्थापन को उभय प्रतिस्थापन भी कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा बहुत ये बदल के आ सकता है। तो अंतर आपने पढ़ लेने हैं, ये आपके अंतर दे रखे क्वेश्चन में, तो आपने वीडियो को पॉज कर लेना है और वीडियो को पॉज करने के बाद उदाहरण सहित इनके क्या करने हैं, क्या बनने हैं, आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, याद कर लेना है आपको अच्छे से। अगर आप ये याद कर लेते हो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे से नंबर आ जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो संतुलित समीकरण के लिए यहाँ पे हमने सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करके आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आराम से देखिए। संयोजन अभिक्रिया क्या है, ठीक है, 2 उदाहरण के साथ समझाइए। तो संयोजन अभिक्रिया आपको पता रखी है क्या होती है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर क्या होते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। और नए पदार्थ के गुण क्या होते हैं, पुराने पदार्थ से पूर्णतः भिन्न होते हैं। क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया तभी होती है जब कोई नया पदार्थ बनेगा। अगर नया पदार्थ नहीं बन रहा है, उसके गुण पुराने पदार्थ से भिन्न नहीं है, तो वो रासायनिक अभिक्रिया नहीं कहलाएगी, वो कहलाएगी भौतिक अभिक्रिया, ठीक है। भौतिक परिवर्तन हुआ वो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। जब तक रासायनिक परिवर्तन होना जरूरी है, तो यहाँ दिया है देखो Mg+O2 क्या बनेगा, MgO H2+O2 H2O। ये क्या है, संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण है 2, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेम इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। भाषा बदल जाती है, इसीलिए भाषा बदलती है, इसलिए कुछ क्वेश्चन हमारे रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, सफेदी करने पर दीवारों में चमक कौन प्रदान करता है, तो बताइए कौन प्रदान करता है। हमने बात की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना, ठीक है। क्या होता है, ये वायु की स्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी दर से अभिक्रिया करके 2 या 3 दिनों में कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बना देता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट की यह पतली परत दीवारों को चमक प्रदान करती, कौन करती है, चमक प्रदान कौन करती, कैल्शियम कार्बोनेट करती। कब, जब हम बुझे हुए चूने का क्या करता है, प्रयोग करते हैं दीवारों में पुताई करने में, ठीक है, सफ़ेदी करने में, ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्या होता है जब, ये इस प्रकार से कई क्वेश्चन आते हैं हमके, क्या होता है जब सोडियम सल्फेट विलयन को बेरियम सल्फेट विलयन में जाता है। तो इसकी भी हमने अभिक्रिया पहले भी डिस्कस कर ली है, तो आप यहाँ पे भी इसका सॉल्यूशन दे रखा है, आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं और सीख सकते हैं वीडियो को, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आराम से सभी समीकरणों को, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द्विस्थापन अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण देकर समझाइए, ठीक है। द्विस्थापन अभिक्रिया के बारे में आपसे पूछा गया, तो द्विस्थापन अभिक्रिया की क्या है, परिभाषा हमने यहाँ लिख रखी है, उत्तर लिख रखा है और नीचे उदाहरण भी दे रखा है आपको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नेक्स्ट है, शरीर में भोजन के पाचन का, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी कई बार एग्जाम में आपके पूछ लेता है, किसी बोर्ड में आ सकता है। और ये क्वेश्चन सारे हमने 4-5 बोर्ड के हिसाब से बनाए, तो कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हैं और अलग प्रकार से दे रखे हुए हैं। इसमें से थोड़ा सा क्वेश्चन की जो संख्या है वो बढ़ गई है, लेकिन अगर आपने इतना कर लिया तो केमिस्ट्री में आपके फुल मार्क्स पक्के हैं, ठीक है। इसलिए आप टेंशन मत लीजिए, इतने क्वेश्चन पढ़ लिए तो समझ लिए आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे अपने हाफिली एग्जाम में, साइंस के पेपर में, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। संयोजन और वियोजन अभिक्रिया में अंतर। देखिए, इससे पहले हम विस्थापन द्विस्थापन में कर चुके हैं, अब है संयोजन और वियोजन अभिक्रिया में अंतर, ठीक है। तो ये भी आपने क्या कर लेना है, पढ़ लेना है, अच्छे से नोट करके याद कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभिक्रिया की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेता है आपके एग्जाम में, हाफिली एग्जाम में तो आ ही जाता है क्वेश्चन, क्या कि अभिक्रिया की गति को प्रभावित करने वाला कारक। तो ये हैं, सारे उत्तर दिए हुए हैं। क्या है, अभिकारकों का ताप, सांद्रण, उपस्थिति और पदार्थ की अभिकारकों की प्रकृति और अवस्था, किस अवस्था में, ठोस, द्रव और गैस किस अवस्था में है, ठीक है। ये सभी कारक क्या करते हैं, अभिक्रिया को प्रभावित करते हैं। उसके बाद तीव्र और मंद अभिक्रिया किसे कहते हैं, तीव्र और मंद अभिक्रिया, मंद और तीव्र अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो मंद अभिक्रिया वह क्या जो धीरे धीरे होती है, उसे मंद अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड की, हाइड्रोजन की आयोडीन के साथ हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, ठीक है। तो ये क्या है, मंद अभिक्रिया, धीरे धीरे होती है। इसी प्रकार एथिल एसीटेट की, एथिल एसीटेट गैस CH3COO2H5, ठीक है, एथिल एसीटेट कहते हैं इसे, और जल के साथ तो क्या बनेगा, एसिटिक अम्ल CH3COOH, ठीक है, और बनेगा एथिल अल्कोहल C2H5OH। तो ये क्या बन गया आपका मंद अभिक्रिया। इसी के साथ क्या तीव्र अभिक्रिया क्या होती है, देखिए वे अभिक्रिया हैं जो शीघ्रता से बहुत तेजी से होती, मतलब 10⁻⁻6 सेकंड से भी कम का टाइम लगता है, उनको तीव्र अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अभिकारकों को मिलाने पे तुरंत हो जाती हैं। तो जैसे सिल्वर नाइट्रेट की सोडियम क्लोराइड के साथ, तो क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। यही अभिक्रिया हमने इससे पहले भी आपको स्टार्टिंग में बता रखी है, तो इसको भी आप करेंगे, देख लेंगे, सीख जाएंगे। उसके बाद कुछ अति लघु प्रश्न दिए हुए हैं, 1-2 लाइन के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपने क्या करना है, तैयार कर लेने हैं। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है आपको समझने में, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड या किसी आंसर को समझने में प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब इसलिए भी करना ज़रूरी है आपको, क्योंकि अगली बार आपको हमारा चैनल ढूंढने की जरूरत ना पड़े, हम कोई भी नई वीडियो डालें आपके बोर्ड से, एग्जाम से रिलेटेड, तो आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है, ताकि आप क्या हो सके, टाइम बचे आपका, और आप अपने हाफिली और एनुअल एग्जाम्स में क्या करें, अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकें, ठीक है। और साथ में दोस्तों के साथ शेयर कर दिए ताकि दोस्त भी आपके क्या कर सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकें, ठीक है।
दोस्ती तो वही होती है इसमें दूसरों का भी सहयोग किया जाए। और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि इससे मुझे ये पता चल जाए कि आप लोगों को वीडियो मेरी पसंद आ रही है और हमें इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता कितनी है। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो हमें पता चलता रहेगा और हमें मोटिवेशन भी मिलता रहेगा कि हाँ बच्चे हमारे वीडियो से कुछ सीख रहे हैं, हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है। तो एक लाइक हमारी मेहनत के लिए ज़रूर कर दीजिए। इतनी मेहनत लगती है इस एक वीडियो को बनाने में, कम से कम 4 से 5 घंटे का टाइम लग रहा है लगभग। तो थोड़ा सा आपका मोटिवेशन मिल जाएगा तो हमारे लिए और अच्छा हो जाता है, काम करना बेहतर हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। क्या होता है जब सिल्वर क्लोराइड को कुछ समय तक सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है? तो क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो सिल्वर और क्लोरीन अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, क्लोरीन गैस निकल जाती है उसमें से और सिल्वर का अवक्षय प्राप्त होता है। इसी प्रकार देखिए उपचयन किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सभी छोटे छोटे एक एक लाइन के क्वेश्चन है, ये आपने पढ़ लेने हैं। अब इन पीडीएफ्स को डाउनलोड करने का क्या है तरीका, फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कोई पेमेंट या कैश या ऑनलाइन कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप क्या कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जाकर अपनी क्लास चुनेंगे और अपनी क्लास में टॉप 30 क्वेश्चन में जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे इजीली। ठीक है, इतना आपने करना है। और अगर इसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे पूरा सेटअप। ठीक है, संचारित पदार्थ का तथा संचारण को परिभाषित कीजिए। संचारण के बारे में हमने बात कर दी, विकृत गंधिता कर दी। ठीक है, वैसा एक तो बुझा चुना हो गया, ये सब एक एक नंबर क्वेश्चन है, इनके बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आप इनको खुद ही या तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिए या हमारी वेबसाइट पे जाकर वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके भी इन क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। फ्री में आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, आपको कोई पे नहीं करना है, सिर्फ आप इतना कर दीजिए, आपका पे यही होगा, एक लाइक कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल जाए दोस्तों को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? ठीक है, धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया, तो धातुओं के साथ अम्लों की जब अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पे क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो ये क्वेश्चन हर अधिकांश बार आपसे पूछता है तो आपने नोट कर लेना है, लिख लेना है। उदाहरण के लिए ये दे रखा है हमने को, धातु कोई भी हो सकती है, अम्ल कोई भी हो सकता है, किसी भी साथ करोगे तो हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी ही निकलेगी। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन और दिए हैं, देखिए अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? ठीक है, जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्योंकि जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है। ठीक है, जलीय विलयन में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन मुक्त होते हैं जो विद्युत धारा के प्रवाह के उत्तरदायी हैं। हाइड्रोजन आयन क्या करते हैं, विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। ठीक हो गया। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पेपर के रंग को क्यों नहीं बदलती? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित नहीं होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन आयनों की अनुपस्थिति के कारण अम्लीय गुण अनुपस्थित हो जाता है उसमें। शुष्क में, शुष्क की बात करें, शुष्क का मतलब हाइड्रोसोस का मतलब कैसे कह सकते हैं, ड्राई कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, आप जानते हो ड्राई कहते हैं ना, तो वही है, तो शुष्क हो गया है। अब देखो कई क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं, CaOCl2 का यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? तो क्या नाम है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का प्रचलित नाम। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCl2 नाम है विरंजक चूर्ण, प्रचलित नाम विरंजक चूर्ण है जिसे ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं आप। ठीक है, और रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक हो गया। इसी प्रकार उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से भी विरंजक चूर्ण बनाता है। शुष्क बुझा हुआ चूना, विरंजक चूर्ण कौन बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, किसके साथ, क्लोरीन के साथ मिलकर। तो यही अभिक्रिया आपकी है, सिंपल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन से आपने एग्जाम में देख लेना है। तो ये अब वीडियो काफ़ी लंबी होती हुई जा रही है, तो हमने काफ़ी क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं और पीडीएफ कैसे डाउनलोड हुई वो भी बता दिया। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए। आप सीधे ही क्या कर सकते हैं, गूगल पे जाके हमारी वेबसाइट पे जाके गूगल में सर्च करेंगे हमारी वेबसाइट का नाम और उसके बाद वेबसाइट पे क्लिक करेंगे और वहाँ से डाउनलोड सक्सेस में जाके अपने क्लास में जाकर अपने टॉप 30 क्वेश्चन या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के नाम से आपको पीडीएफ मिल जाएगी सब्जेक्ट वाइज और आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आ गई होगी और किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहा होगा। कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से हमें बताइए और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों यहाँ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करा दीजिए। ठीक है, आपका एक मोटिवेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और इसके बाद हम इस वीडियो को क्लोज कर देंगे। वीडियो लगभग 40 मिनट की होने वाली है। ठीक है, और बाकी आपको पीडीएफ तो काफ़ी है, इसमें अभी 50% के आसपास पीडीएफ हुई है, लेकिन क्या है क्वेश्चन वही है, 30 से 40 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 30 से 40 क्वेश्चन ही आपने तैयार करने हैं जिसमें आप केमिस्ट्री में अच्छे से स्कोर कर सकते हैं हाफ ईयरली एग्जाम 2024 के लिए। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी, आर्द्र मतलब नमी से, नमी ना जाए जिसके अंदर, बर्तन में क्यों रखा जाता है? तो हम जानते हैं भैया प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या करता है, जल के साथ अभिक्रिया करने पे क्या होता है, नमी मतलब जल के साथ अभिक्रिया करने पे क्या होता है, जिप्सम बन जाता है। जिप्सम क्या होता है, एक ठोस पदार्थ हो, ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में बदल जाता है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, उसे पाउडर की फॉर्म में रखने के लिए पेरिस को आर्द्र रखते हैं। ठीक है, चलिए
उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है उसका भी दे रखा है। तो बाकी के आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे अच्छे से, ठीक है, और रिवाइज कर लेंगे। और कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, और वीडियो पसंद आए तो आपको पता है आपने क्या करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।